नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस 3 के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग सार्क के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 12 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकता है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर्स है काठमांडू, नेपाल में। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985। यहाँ पे आपको एमसीक्यू निकल कर आ सकता है। सार्क मेक्स अबाउट 3% एरिया ऑफ द वर्ल्ड, 21% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड 3.8% इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इसका डेटा है सार्क की ऑफिशियल वेबसाइट। Idea of the SARC was proposed by Ziaur Rahman. He was then president of Bangladesh. Initially, he wanted to build SARC as a trade bloc in the late 1970s, but in 1985, it was established as a regional cooperative intergovernmental organization. अभी हम लोग SARC के मेंबर्स के बारे में जानते हैं। इंडिया SARC का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, और अगर आपको SARC के मेंबर्स को याद रखना है तो इंडिया के सारे नेबर्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मालदीव्स की तरफ, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं। इसके बाद में इंडिया का नेबर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो बेसिकली 8 मेंबर्स हैं, और ऑब्जर्वर्स यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, ईरान एंड मॉरिशस। ये बेसिकली है 8 मेंबर्स और 9 ऑब्जर्वर्स। मेंबर्स को आप याद रखिए। ऑब्जर्वर्स में आप अगर 1-2 नाम भी याद रखें तो एलएलबी के लिए तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा तो उसमें यूएसए होगा। अगर यूएसए होगा तो चाइना भी होगा और यूरोपियन यूनियन भी होगा, क्योंकि यूएसए का सबसे अच्छा फ्रेंड है यूरोपियन यूनियन, और उसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है चाइना है, इसलिए जापान भी है, क्योंकि एशिया में रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखना जापान का भी काम है। साउथ कोरिया रहेगा, क्योंकि यूएसए एंड साउथ कोरिया आर द 2 क्लोज एलाइज। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, ईरान और मॉरिशस को आप याद रखिए। इसके बाद में हम लोग सार्क के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। सार्क बेसिकली एम्स टू वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन गोल ऑफ अचीविंग सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू अबाउ रीजन्स। यानी इस रीजन को हम लोग कहेंगे दिस इज अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ साउथ एशिया। सार्क के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो 7 कोर एरियाज में अपील करते हैं। तो सार्क का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ये 8 कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है और प्राइमरी इकोनॉमी है। यानी एग्रीकल्चर स्टिल मेक्स अप द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन विच इज एनफोर्स्ड बाय देयर पॉपुलेशन। यानी इंडिया में 65% लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। सेम अप्लाइज फॉर अदर 8 कंट्रीज। सो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करना सार्क का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में इंप्रूवमेंट ऑफ द लाइव्स ऑफ वुमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन इज देयर सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में सार्क काम करता है हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए। इसके बाद में कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी। आप अगर मीटियोरोलॉजी भूल जाए तो भी चलेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म डेवलपमेंट, इसको डेवलप करना सार्क के मेन ऑब्जेक्टिव्स है। SARC members are also committed to support each other on international platforms like the UN, World Trade Organization and International Monetary Fund. तो ये थे SARC के मेन ऑब्जेक्टिव। इनको अगर आपको याद रखना है तो सारे कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है और प्राइमरी इकोनॉमी है, इसलिए एग्रीकल्चर आएगा। वुमेन्स की कंडीशन लगभग सारे देशों में एज कंपैरेटिवली मेल खराब है, तो वुमेन्स मतलब महिला और बाल कल्याण को बढ़ावा देना ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद में थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने की वजह से हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, उसको इम्प्रूव करने का काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप याद रख सकते हो सुंदरबन डेल्टा, जो कि बांग्लादेश, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में है। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का वो हॉटस्पॉट है। तो ऐसे चीज़ों को प्रोटेक्ट करना ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना ये चौथा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद में कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी,
मीटियोरोलॉजी को आप भूल भी सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, साउथ एशिया के इन देशों को बेसिकली बिजनेस में चीप लेबर का सोर्स माना जाता है। तो चीप लेबर को एफिशिएंट लेबर कैसे बनाया जाए, ये इनका मेन कंसर्न है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सार्क का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है और इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप है, इसलिए ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म डेवलपमेंट ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। माफ कीजिए, मैंने ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है बोला। ट्रांसपोर्ट बहुत ही मीडियोकर है और इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कई गुना ज़्यादा स्कोप है, इसलिए ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। इसके बाद में हम लोग सार्क के अचीवमेंट्स देखते हैं। यहाँ पे आपको सार्क के अचीवमेंट्स बहुत ही लिमिटेड बताने हैं, यानी लिमिटेड शब्दों में बताने हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स दिए हैं, आप एग्जाम में अपने आप एक्सपांड कर सकते हो। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एस्टेब्लिश किया, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट को एस्टेब्लिश किया, सार्क यूनिवर्सिटी की स्थापना की। सार्क की वजह से साउथ एशियन रीजन में रीजनल स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश हुई। सार्क gave a common platform for South Asian countries to participate on the international organization, cooperation in the fields of agriculture, education, health, infrastructure, science and technology, etc. ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको पता ही होगा। आप किसी भी हिसाब से सार्क की अचीवमेंट्स बता सकते हो। इसके बाद में आपको सार्क का इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस बताना है। यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना होगा। सबसे पहले तो इंडिया को रीजनल स्टेबिलिटी दी। इसके बाद में इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको बढ़ावा दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली अर्थ का जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वहाँ की कंट्रीज की तरफ ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देना, इसको हम लोग कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। क्योंकि 1991 से पहले हम लोग ज़्यादा वेस्टर्न को कॉपी करते थे, वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करते थे, लेकिन इसके बाद में हम लोग ने एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी अप्लाई की। ये बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है और इसको बढ़ावा देने का काम भी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क ने किया, क्योंकि मेजॉरिटी कंट्रीज ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। नाउ सार्क इंक्रीज्ड इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड ड्यू टू सार्क इंडिया इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑन अ ग्लोबल स्केल। क्योंकि सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है और इसकी वजह से इंडिया की इमेज एक लीडर की तरह हुई। ये है सिग्निफिकेंस सार्क का इंडिया के लिए। इसके बाद में आपको सार्क का फेल्यूर लिखना है। अगर आपको सार्क का फेल्यूर अगर लिखना है तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर करप्ट, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के जो पॉलिटिशियन है वो सेल्फिश है और इन सभी कारणों की वजह से सार्क फेल हुआ। और किसी भी मतलब सार्क के जितने भी कंट्रीज है उसमें मेजॉरिटी कंट्रीज में किसी भी वर्ल्ड लीडर के पास विजन नहीं है, फोरसाइट नहीं है। आप इसको सार्क के फेल्योर में डाल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको हेड पॉइंट्स बता देता हूँ। रीजनल पॉलिटिक्स, इसको आप एक्सप्लेन करिए। इसके बाद में हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इंडिया बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। हालांकि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन अभी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशंस थोड़े खराब चल रहे हैं। लेकिन इस कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से स्टेबिलिटी को खतरा साबित हुआ। इसके बाद में हॉस्टाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड मेजॉरिटी मेंबर कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड। ये थे कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ सार्क। इसके बाद में सार्क के आगे चैलेंजेस क्या है। फिलहाल तो कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होने की वजह से हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की तरफ ध्यान देना सबसे इम्पॉर्टेंट है सार्क की कंट्रीज के लिए। और इंडिया ने बेसिकली सार्क के फंड में $1 मिलियन की मदद दे दी है, तो ये आपका इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी आपको एग्जाम में लिखना होगा। इसके बाद में अभी हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे वो भी डाल देंगे। अभी जो मैंने आपको कहा था कि $1 मिलियन की मदद दी है वो भी एग्जाम में आप जरूर डालना, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा देगा। ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन लीड्स टू डाइवर्जन ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेस, यानी अगर आप एक अपनी एनर्जी अलग अलग चीज़ों में एक साथ डालोगे
तो किसी पे आप फोकस नहीं कर पाओगे और उसका जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाता है। ये उसका मेन चैलेंज है। इसके बाद में लो इंट्रा रीजनल ट्रेड। साउथ एशिया इज द वर्ल्ड्स लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन, लेस देन 5% ऑफ द ट्रेड ऑफ सार्क कंट्रीज इज विद इन, माफ कीजिए थोड़ा आगे चल गया था। इसके बाद में इनएडेक्वेट पॉलिटिकल विल, बायलैटरल टेंशन, परसेप्शन ऑफ इंडिया एज अ बिग ब्रदर, स्लो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स अनाउंस्ड बाय इंडिया और राइजिंग चाइना इन द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फॉर सार्क। यहाँ पे मैं आपको हर एक जो चैलेंज है उसको हिंदी में समझा देता हूँ। हम लोग अपनी पॉलिसीज अगर अलग अलग दिशा में रखेंगे, कोई कॉमन यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होगी, तो उसकी वजह से हमारा लैक ऑफ फोकस एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज निकल कर आ सकता है। ये कंट्री को भी अप्लाई करता है और एक इंसान को भी अप्लाई करता है। इसके बाद में इंट्रा रीजनल ट्रेड, ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज निकल कर आ सकता है। हालांकि वर्डिंग्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो वर्डिंग्स है वो मैंने सार्क की वेबसाइट्स और कुछ अदर वेबसाइट से ली गई थी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद में इनएडेक्वेट पॉलिटिकल विल, बायलैटरल टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और परसेप्शन ऑफ इंडिया एज बीइंग अ बिग ब्रदर। तो बेसिकली जितने भी कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है सार्क में वो सबसे ज़्यादा है, और इंडिया का प्रिफरेंशियल वोट्स का भी जो सार्क में है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए सारी कंट्रीज इंडिया से थोड़ी दबी दबी सी नज़र आती है, तो इससे इंडिया की इमेज उनमें थोड़ी सी खराब हो गई है। तो इस पर्टिकुलर कारण की वजह से सार्क मतलब इंडिया के सामने एक चैलेंज है। इसके बाद में स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स अनाउंस्ड बाय इंडिया रिड्यूसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया इन द सार्क, राइजिंग चाइना इन द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड इट्स ओवरआर्चिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो चाइना पिछले 2 से 3 सालों से वन बेल्ट वन रोड और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है, जिसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसका डोमिनेंस बढ़ रहा है, और इंडिया जैसी वर्ल्ड पावर के लिए ये एक थ्रेट माना गया है। तो ये थे कुछ चैलेंजेस ऑफ द सार्क। आप अपने मन के भी डाल सकते हो, और यहाँ पे आपको आंसर आपका खत्म करना है। आप अगर करंट इवेंट्स के बारे में भी डालेंगे तो आपको एग्जाम में और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेरे ख्याल से आपको अगर करंट इवेंट्स डाले तो 12 में से 9 मिल सकते हैं, 9.5 मिल सकते हैं। तो आई होप you understood until this. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.